अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल साहब, जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। सिविलियन के कोर्ट मार्शल के केस के अंदर पेशरफ्त ये हुई है कि फैसल सिद्दीकी एडवोकेट के दलाइल के अंदर एक नया नुक्ता आया है। वो नुक्ता क्या है? दूसरा, पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून को नामजद कर दिया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन के लिए। एहसन भून की नामजदगी से एहसन भून जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बड़े करीब भी हैं और ये एक सेम ग्रुप है। और तो अब जुडिशल कमीशन में हुकूमत के एक वोट क्या बढ़ गया है ये भी देखेंगे। और इसके अलावा जो है वो कल 9 मई के मुल्ज़मान की जो बेल कैंसिलेशन की दरख्वास्तें हैं उस पर भी समाअत होनी है और आज भी एक केस के ऊपर समाअत हुई है। तो उस पर सारा पूछते हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। पहले तो ये बताइए कि फैसल सिद्दीकी साहब के जो दलाइल हैं उसके अंदर नया नुक्ता वो क्या है जो आप मुझे बता रहे थे? शुक्रिया क़य्यूम साहब। फैसल सिद्दीकी साहब ने आजकल ये बताया है कि हम चले आप दुनिया मान लेते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जुर्म है वो मेनाओं को हुआ था। ठीक है, लेकिन उसमें जो उनको ट्रायल करने का जो तरीका है कम से कम वो तो प्रॉपर होना चाहिए ना। प्रोसीजर अडॉप्ट आप प्रॉपर करें ताकि किसी किस्म की शक व शुबा की गुंजाइश ना रहे। तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र जो है वो जब तक आप उस पर चार्ज नहीं लगाओगे कि आपको किस जुर्म में पकड़ा गया है आप उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है वो उसी सूरत में एक्सेप्टेबल है। मतलब कि ATC में जब इनके चालान पेश हुए और वहाँ से फ़ौज की तहवील में दिया गया या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए तो वो ये कह रहे थे कि अक्यूज़ को पता होना चाहिए कि मुझे क्यों पकड़ा गया है। और उसका फ़ायदा ये जिसको जो जस्टिस जमाल मंदखेल साहब ने भी इसके पे पॉइंट किया कि देखें अगर आप चार्ज लगाएंगे तो कम से कम अक्यूज़ को फिर अपील भी देनी पड़ेगी कि वो ये कंटेस्ट कर सके हाई कोर्ट में या किसी भी बड़ी कोर्ट ऑफ अपील में कि मुझ पे जो एलिगेशन है वो गलत है, इल्ज़ाम ही मुझ पे गलत है। तो ये मतलब ATC कोर्ट से अगर मुल्ज़मान को फ़ौजी तहवील में दिया गया उसमें वो जो ऑर्डर है आप कह रहे हैं कि वो उसके अंदर चार्ज होना चाहिए और वो ऑर्डर जो है वो उसके ख़िलाफ़ फिर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं या उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो 5-4 असल में बात ही इसमें यही चल रही है ना कि सेक्शन 549 जो है CRPC का उसके तहत ट्रांसफ़र होता है मिलिट्री कोर्ट को एक सिविल कोर्ट से। लेकिन इसमें कोई स्पीकिंग मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ही नहीं है, बस वो एक एप्लीकेशन आई है और सारे के सारे जो है लोग हैंड ओवर हो गए हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि जो 5000 बंदे पकड़े गए थे मेनाओं को, लेकिन उसमें सिलेक्ट 105 में, तो ये क्राइटेरिया नहीं समझ आ रहा कि वो क्या वजह थी कि सिर्फ 105 ही को सिलेक्शन हुई है 5000 में से। तो ये उसी सूरत में हो सकेगा कि चार्ज जब आप लगाएंगे तो पता लगेगा कि इन पर ये चार्ज लगा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फलां सेक्शन, और जो 5000 जो बाकी लोग जो बच गए उन पर ये चार्ज नहीं लगा। तो एक डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, पता लगे कि क्यों इनको ट्राई मिलिट्री कोर्ट ने किया, उनको जो है वो रेगुलर कोर्ट में और वो वजूहात नहीं है, वो ये कह रहे हैं कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। अच्छा, तो ये बेसिकली आज इसी के गिर्द घूमती रही है। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो अक्टूबर 23 का जो 2023 का जो जजमेंट था जिसमें उन्होंने सेक्शन 21D1 और 21D2 को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था, उसको आप मतलब ओवरटर्न करें, यानी कि वो उसको आप बहाल करें। अच्छा। सेक्शन 21D और सेक्शन 21D ये जो सेक्शंस हैं ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के हैं और जिसके तहत वो ऐसे सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं जो नेक्सेस में आते हैं, यानी दे आर नॉट सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, यानी वो आर्मी एक्ट के उसमें नहीं आते लेकिन वो अपने किसी एक्ट के ज़रिए उस फॉल कर जाते हैं उस सेक्शन के तहत, और उसमें फिर मिलिट्री कोर्ट की हेयरिंग के तहत उनको सज़ा मिलेगी। अच्छा, तो मतलब ये उनका बड़ा वो आया है कि जनाब 21D2 जो है उसको बहाल की जाए जी। और उनका जो उसके नीचे जो ट्रायल हुए हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में या दूसरी अदालतों में चलाए जाएं, फौजी अदालतों के अंदर नहीं। ये क्या मतलब कहानी है भाई? ये कहानी सिद्दीकी साहब, तो इसमें अदालत का क्या वैसे रिएक्शन क्या था इस पे? जो बुनियाद है कि ये हवालगी कैसे हुई उस मामले के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट फैसल सिद्दीकी साहब ने दिया है उस पर मुझे बेंच की तरफ से कोई मिक्स सा
रद्द-ए-अमल आया। रद्द-ए-अमल देखने को मिला। हाँ। जैसे जब ये फैसल सिद्दीकी साहब ने ये बात कही कि जो हवालगी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के ज़रिए से फ़ौज को की गई है, उस पर पहले फ़र्द जुर्म आयद होना चाहिए था, और फ़र्द जुर्म आयद होने में पहले मजिस्ट्रेट को ये तय करना चाहिए था कि क्या ये जो जुर्म हुआ है क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है या नहीं आता। उसके बाद फिर अगर हवालगी की दरख्वास्त आती तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो उससे डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब का ये व्यू था कि अगर किसी मुलजिम के ऊपर FIR हो जाए तो वो मुलजिम ही होता है, क्योंकि जब किसी पे FIR हो और वो बेल के लिए कोर्ट जाता है तो बेल की एप्लीकेशन में एक्यूज़ लिखा जाता है। तो ये जो आपकी दलील है ये हमें कोई बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर रही, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब की राय है। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की ऑब्ज़रवेशन ये थी कि अगर फिर हवालगी कर दी जाती है फ़ौजी तहवील में उस मुलजिम को कि इसकी जो जुर्म है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फॉल करता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर उस फ़र्द को अपील का हक़ होगा हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो जस्टिस जमाल खान साहब मेरे ख्याल में इस पर कन्विंसिंग नज़र आए हैं। तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा की ये राय थी कि जब चार्ज फ्रेम हो जाए तो फिर उसके बाद तो बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू हो जाता है, तो ये ट्रायल कौन करेगा, यहाँ पे होगा या उस तरफ होगा, डायरेक्ट कन्फ्यूजन फिर बरकरार रहेगी। जी जी, तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी मेरे ख्याल में एक पॉइंट तो नया है, और इस पर कल की हेयरिंग में मेरे ख्याल में कोई मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। और इस पर दीवान मोटर्स का जो फ़ैसला है, कौन सा दीवान मोटर्स? ये वही फ़ैसला जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हाँ ने इनकम जो अभी अंडर चैलेंज है, जो सुप्रीम जी जी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जिसका फैसला करना मंसूर अली शाह साहब ने वो तो इन अदालत वाली कार्रवाई चलाई थी, तो वो उस पर रिलाई कर रहे हैं कि अगर बुनियाद ही गलत हो तो उस बुनियाद के अगर बुनियाद ही गलत हो तो फिर ढांचा जो है वो बरकरार नहीं रह सकता। अच्छा, तो ये बुनियादी उनका ये आईनी बेंच ने जो कहा था वो 13 और 16 जनवरी के उनके अहकाम रिकॉल करते हैं। दीवान मोटर्स की बात उन्होंने की, तो उससे मुझे तो लगा कि ये वही फैसला है। अच्छा, अब ये पता नहीं, हो सकता है कोई और भी हो, नासिर साहब, दीवान मोटर्स वो हो सकता है PLD पब्लिश हुआ वो कुछ और होगा, ये भी मुमकिन है, कोई और भी हो सकता हाँ। है। तो दूसरा एक उन्होंने इख्तलाफ किया उज़ैर भंडारी साहब की इस दलील से, जो इमरान खान के वकील थे, कि ICA की जो स्कोप है वो महदूद है, उसको एज अ रिव्यू ट्रीट किया जाए। तो उससे उन्होंने इख्तलाफ करते हुए कहा कि अगर इस आर्ग्यूमेंट को अगर अदालत मान लेती है तो फिर तो हमारी जो दरख्वास्तें हैं वो तो खारिज हो जाती हैं, और इसको ये अपील में नया बेंच सुन रहा है तो इसको कम्प्लीटली सुनना चाहिए। मैं इमरान खान के वकील के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता, ये फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा है। अच्छा तैयब, क्या लगता है आपको कि फिर अगर ये फ़र्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 2 क्या सेक्शन 21D2 और वो जो अल्ट्रा वायरस करार दिए हैं उनको बरकरार रखी, तो फिर जिनके ट्रायल हो चुके हैं उनका क्या होगा? इस पे क्या कहना था जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब का? सर इसमें क्या उनका फिर रीट्रायल होगा या वो ट्रायल उनका हो गया, डबल जेपर्डी, 2 मरतबा एक ही जुर्म में कैसे किसी को सज़ा दी जा सकती है? इसमें सर मेन चीज़ है कि 21D1 वाले इशू पे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जिस तरीके से आर्गूमेंट आगे चल रहे हैं और फैसल सिद्दीकी के आने के बाद एक चीज़ तो तय हो रही है कि जो आर्मी एक्ट की दफ़ात हैं उनको स्ट्राइक डाउन किए बग़ैर भी जो सिविलियन का ट्रायल है उसको जो है वो रोका जा सकता है कि मिलिट्री में ना हो, बल्कि उसको मुतलका जो फोरम बनते हैं जिसका आप कह रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें वाज़ेह हैं और मुझे पता लग यही रहा है कि मुतवक्के तौर पे फ़ैसला भी शायद कुछ इस तरतीब से आ सकता है कि आर्मी एक्ट की दफ़ात बहाल हो जाए, और फिर वो आप वाला मामला जो है, ये जो आपने सवाल किया कि जिनके ट्रायल हो चुके हैं, जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनका क्या होगा, तो उसमें फिर ये है कि वो सज़ा की संगीनी को शायद देखा जाएगा। जिनको 10 साल से की सज़ाएँ हैं या उससे ऊपर की है वो ये तो कोई बात नहीं। अगर वो ट्रायल ही दुरुस्त नहीं है तो फिर सज़ाएँ कैसे बरकरार रह सकती हैं? तो फिर यही है कि देखें इसमें बेंच की मुसलसल राय यही आ रही है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनका ट्रायल होगा,
ये जो है कि अच्छा, मुतलका ये- फोरम इंसदाद दहशतगर्दी का बन रहा है अदालतों का, तो वहाँ पे जस्टिस जमाल खान का एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू वाजे है, और बाकी जजेस भी इस चीज़ पे जो है वो है कि इनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इनका ट्रायल होगा या हो सकता है। तो उसमें मैं आपको बताऊँ कि ये जो जिनको 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं ना, अगर ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के हम कानून को देख लें या इंसदाद एक्ट को देख लें, तो उसमें तो इससे भी ज़्यादा संगीन सज़ाएँ हैं। तो मुझे लगता है कि फिर ये मामला दोबारा सिविलियन कोर्ट में आ जाए। लेकिन तैयब साहब, नासिर इसमें ना एक इशू आ रहा है। तैयब साहब, आपकी बात से एक बात निकली है, देखिए आइन डबल जेपेटी के ख़िलाफ़ जो है ना वो प्रोटेक्शन देता है कि आपको डबल जेपेटी नहीं, आपने एक ट्रायल भुगत लिया ना, दोबारा नहीं हो सकता, नंबर एक। नंबर दो, इस केस में एक चीज़ जो सबसे बड़ी, क्या निकालें? वही मैं एक नाज़िर साहब, हमने ये भी तो देखा है ना कि अदालतें जो हैं वो दोबारा रिमांड कर देती हैं कि जनाब ये जाएं दोबारा आते हैं तो अदालत में वो करके आएं। लेकिन उसकी एक रीज़न ये होती है ना कि वो ट्रायल, इसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, जो जहांजेब साहब इसको मेरे साथ मेरे ख्याल में मुझे इंडोर्स करेंगे, कि डिटरमिन कौन करेगा कि इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्राई होना चाहिए 21D के अंदर या इसको ATC में। ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है, यही एक बोन ऑफ कंटेंशन आ रहा है, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा कि 105 को कैसे कर लिया और बाकियों को कैसे छोड़ दिया। ये एक इशू है और ये बड़ा सीरियस और इशू ना है। ही जो सजाएं हुई हैं हो उनके जाता है, फैसले ना या सिर्फ कुछ nexus वो नहीं है develop सब। हो जाता है, या मास्टरमाइंड, अगर अभी तो मास्टरमाइंड गिरफ्त में नहीं है, अगर मास्टरमाइंड जो है, जैसे ISPR की भी उसमें प्रेस स्टेटमेंट में था कि मास्टरमाइंड्स जो है उनको गिरफ्त में लिया जाएगा, और जनरल फैज़ से भी इस सानिया 9 मई से मुतल्लिक तफ्तीश और तहकीकात है। नहीं तो वो आगे मास्टरमाइंड कहाँ है जो 3 साल से मिल ही नहीं रहा। हाँ, कब तक ढूंढेंगे तो बात ये है मास्टरमाइंड कि अगर को? वो नेक्सस डेवलप हो जाता है तो फिर तो ये मामला मिलिट्री कोर्ट में। तैयब, वो असल मसला ही यही है नासिर ना साहब, कि- अब उसको वो इस पे आए, आप मुझे ये बताएं कि फैसल सिद्दीकी साहब ने इस केस के अंदर क्रिएटिव या प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं मांगी? ये तो उनकी मर्जी है ना। वो तो देखिए, इसमें क्रिएटिव की बात नहीं है ना, वो तो वो कह रहे हैं कि 21D को आप जो है उसको, चाहे चूँकि उसको नहीं किया जा सकता, उसमें वो जो क्रिएटिव आर्ग्यू कर नहीं, वो तो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके तो उन्होंने किया ना। मतलब अगर ख्वाजा आरिफ साहब के दलाइल देखे जाएं तो उसके अंदर उन्होंने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की है नहीं कि जो चीज़ सामने थी नहीं, जिसकी नोटिस नहीं हुआ, उसको उन्होंने जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया। देखें, जस्टिस याहिया अफरीदी की यही तो जजमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें 27A पे आपने अटर्नी अंडर नोटिस जो होते हैं, अटर्नी जनरल को सुना भी नहीं, और सेक्शन 21D शायद एक आदमी शायद चैलेंज थी, बाकियों में तो चैलेंज भी नहीं थी, और आपने उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दी। यही तो कंट्रोवर्सी बन गई है। हाँ। क्योंकि आप एक लॉ तो आपको क्या लगता है कि फैसल सिद्दीकी साहब किसके वकील हैं? वैसे तो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे अच्छा। लोग हैं, हाँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। वैसे अगर हम, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर इमरान खान के वकील और फैसल सिद्दीकी साहब के जो अभी आज के दिन को आर्ग्यूमेंट सुने हैं, अगर मेरी ज़ाती राय अगर आप पूछें तो मुझे फैसल सिद्दीकी साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी बेहतर लगे हैं। हाँ। उसकी वजह ये है कि उज़ैर भंडारी साहब भी एक नया आइडिया लेके आए थे और वो 245 के ऊपर था, और रिव्यू के इसका स्कोप ICA का बहुत महदूद है, और वो रिलाई कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नोट के ऊपर। और इन्होंने इख्तलाफ किया उससे जी, प्रैक्टिस जी, एंड प्रोसीजर इख्तलाफ के मंसूर अली शाह साहब के नोट जी, पे जी। कि जी वो इंट्रा कोर्ट अपील जी, अ बिट लार्जर रिव्यू ये है। ये क्वेश्चन जिसको फैसल सिद्दीकी साहब हिट कर रहे हैं कि ये जो हवालगी है उसका भी कम से कम कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि ये हवालगी सिविलियन की फ़ौज को क्यों दी गई, महज इस बुनियाद के ऊपर सिर्फ एक FIR हो जाए तो उस बुनियाद पे हवालगी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये आर्गूमेंट है काफ़ी वैलिड। तो चल देखते हैं अभी हाँ वो तो देखते हैं कि अच्छा, लेकिन इसमें अदालत एक किस तरफ जाती है। एक ऑब्जर्वेशन है जो हो सकता है आप मुझे बेहतर समझा सकें, क्योंकि मुझे वो उसका मैं ग्रास्प नहीं कर सका। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा की एक ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा कि जो ATA होता है, एंटी टेररिस्ट एक्ट या एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो केस सुनती है, वो ये होता है कि माशरे में आपने एक खौफ इंस्टिल किया है, टेररिज्म को इंस्टिल किया है लोगों को डराने के लिए। उन्होंने कहा ये जो May 9 का वाक़या था, इसमें हम घर में थे, हम परेशान ज़रूर हुए थे पर हम डरे नहीं थे, हम अपने घरों में थे। तो ये फिर कहाँ ट्रीट होगा? उनका ये कहने का मकसद था ATA में ये शायद फॉल नहीं करेगी, ये फिर कोर्ट मार्शल में ही जाएगी, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ था। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आई थी उनकी। अच्छा
डॉक्टर साहब एक और भी डॉन की कल की स्टोरी है कि किसी बंदे ने लाहौर हाई कोर्ट में खुद को आग लगा ली। वो क्या वाकया है, उस पे क्या, वो क्या आपको इल्म में है कुछ कि क्या है वो मैंने लाहौर हाई कोर्ट का वाकया है जो मैंने डॉन में ही पढ़ा है। उसमें वो शख्स मुलाजिम था, पानी बनाने वाली कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी शायद नेस्ले है। तो उसमें उसका शायद नेस्ले क्या है, नेस्ले का एम्प्लॉई है, बोले हैं उसको। नेस्ले का एम्प्लॉय है और उसको जॉब के उसको निकाल दिया गया। फिर उसने मुतलका जो फोरम है ट्रिब्यूनल, वहाँ से रुजू किया, वहाँ से उसको रिलीफ मिला। उस फैसले के ख़िलाफ़ कंपनी आ गई लाहौर हाई कोर्ट। तो उस पर क्लेम ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शुजात अली खान साहब के बेंच जो है उन्होंने उसके ऊपर स्टे दिया और वो स्टे 5 साल तक चलता रहा। तो उन्होंने खुदसोजी की कोशिश की है वहाँ पे कि ये स्टे हो गया है और ये कंटिन्यू मतलब ये चल रहा है और मुझे इस केस के ऊपर जो है हमारा केस डिसाइड नहीं हो पा रहा। वो असल में बोतल में ना, आपको पता है जो नेस्ले की या किसी की भी बोतल है, बॉटल वाटर, उसमें वो केरोसिन ऑयल या कोई चीज़ लेके आए थे जो ट्रांसपेरेंट थी, तो वो पता किसी को नहीं चला। तो वो वहाँ इसलिए पता भी नहीं चला और वो उन्होंने अपने आप के ऊपर कोशिश की, सेल्फ एमोलेशन की, खुदसोजी की। सैड, वेरी सैड। तो अपना ये इसी तरह का नासिर साहब, वैसे ये निज़ाम अदल पे सवालात तो बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं ना कि मतलब आप ये देखें एक स्टे कितने अरसे तक स्टे जो है ना उसकी कोई मुद्दत होनी चाहिए भाई, 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन, उसके बाद उसको सुना जाना चाहिए। यहाँ पे ये स्टे दे दिया और फिर उसके बाद भूल गए। सिद्दीकी साहब, इस पर मैं सिर्फ छोटी सी बात, जजमेंट्स है कि स्टे की इतनी लंबी लाइफ होती ही नहीं है। तो फिर क्यों नहीं लगते? यही तो अलमिया है ना नासिर। सर ये बहुत बड़ा अलमिया है ये और बेसिकली ये हमारे मुआशरे पे, हमारे निज़ाम इंसाफ पे ना ये जो जिस शख्स ने खुदकशी की है, कोशिश की, खुदसोजी की, उसने हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो है ना वो एक सवाल निशान छोड़ा है। और असल में मैं बताऊं कि खुद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने इस मामले का अज़ खुद नोटिस तो लिया। अज़ खुद नोटिस लेने के बाद उन्होंने आईजी और बाकियों से तो रिपोर्ट्स वगैरह तलब की। चीफ जस्टिस अज़ खुद नोटिस ले ही नहीं सकते। नोटिस लिया, नोटिस मीन के लाहौर के हाथे में हुआ, नोटिस लिया भाई ये क्या हुआ, किस तरीके से। अच्छा, लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने जस्टिस शुजात साहब से नहीं पूछा, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से नहीं पूछा कि भाई 4-5 साल से ये मामला आपके पास जो है वो स्टे पे चल रहा था, आपने उसकी जो है या उसके हक में करते या उसकी मुखालफत में करते, वट जो भी फैसला करते आप पहले ही कर लेते। अब वो बेचारा जो है उसके बच्चे भूखे मर रहे थे, उसकी तनख्वाहें बंद कर दी गई थी, उसने लोअर कोर्ट से जो है ट्रिब्यूनल से केस जीत लिया था, लेकिन 5 साल जो है वो मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि जस्टिस शुजात जो है इस मामले को लिंगर आन करके बैठे रहे हैं। तो ये वाकई निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को संजीदगी से देखे। नाज़िब एहसन बून साहब आ गए, जुडिशल कमीशन के मेंबर, कैसे देख रहे हैं? आपके दोस्त आ गए हैं। अच्छा, मेरे तो आपके नहीं है, आपके दुश्मन है। मैंने उनको मुबारकबाद दी है, खुश हैं वो। अच्छा, तो अब ये है कि अख्तर हुसैन साहब ने, आपको याद है, तो अभी 2-3 दिनों पहले रिज़ाइन किया था। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो पाकिस्तान बार काउंसिल एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करती है ताकि वो जुडिशल कमीशन में उसको रिप्रेजेंट करे और जो बार का पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग एलिवेशन ऑफ जजेस वो उस सिलसिले में वो करे। तो बहरहाल अब वो एहसन बून साहब हैं। ये एहसन बून साहब पहले फॉर्मर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है और एक ज़माने में ये जज भी थे तो लाहौर हाई कोर्ट के। हाँ, फिर वो 31 जुलाई की जजमेंट की बहुत सारे 102 जज फारिग हुए थे, तो ये भी फारिग हो गए थे। अच्छा, आगे तो ये बड़े तो ये अब जुडिशल कमीशन के अंदर वोट बढ़ गया एक हुकूमत का, क्योंकि ये देखें ना, आज़म नज़ीर तारिर साहब के तो वैसे ही बड़े दोस्त हैं और बड़ा पक्का ग्रुप और गहरा रिश्ता है। सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल में ये गैस नहीं किया जा सकता कि वो जुडिशल कमीशन जैसे फोरम के ऊपर दोस्तियाँ नहीं निभाई जाती। मेरे ख्याल में व्यू तो उनका प्रिंसिपल ही होगा। दूसरा, जो अगर हम वोटिंग की बात करें तो एहसन बून साहब को 14 वोट पड़े हैं, जबकि उनकी मुखालफत में जो है वो 4 वोट आए हैं और एक मेंबर जो हैं उन्होंने ऑब्स्टेन किया है। जो हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार थे इसके लिए, मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए, उनका नाम ताहिर फराज अब्बासी है। तो मुखालफत करने वाले मेंबरान में शफ़कत चौहान, शहाब सरकी, आबिद ज़ुबैरी और ये ताहिर सरफराज शामिल हैं।
और मुनीर काकर साहब ने इस पर अब्सटेन किया है, उन्होंने कोई राय नहीं दी। हाँ ठीक। तो अब जुडिशल कमीशन का इजलास जो है ये इस 28 को 28 को होगा। हो रहा है, जिसमें लाहौर लाहौर हाई कोर्ट में चार 4 जज। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए वो तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जी, जजेस जी, में से लेना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन वो इसलिए है कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामों पे गौर हुआ तो उस पर कहा यह जा रहा है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने वो नाम वापस ले लिए थे और कहा था कि हम मज़ीद नाम इसमें ऐड करके भिजवाएंगे, तो वो उस वजह से फिर अब नाम है तो उस पर गौर होगा। एहसन बून साहब किसका वोट है? सर एहसन भून साहब जो हैं वो साफ ज़ाहिर पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे, और मैं अगर आपको इस पे जो है ना थोड़ा देखूं कि जस्टिस सरफराज डोगर वाले मामले पे ना हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो बगलें बजा रहे थे और वो कह रहे थे देखें जी वो अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो सीनियरिटी वाले मामले पे जो है जो हुकूमती स्टांस है उससे वो उनका मुख्तलिफ है, तो वो वोट नहीं देंगे। अगर कल कलां जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का मैटर जुडिशल कमीशन में आता है तो वोट एक कम हो जाएगा और उससे जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैं इसको यूँ अगर देखूँ कि अब वो जो अख्तर हुसैन साहब हैं वो इस वजह से भी साइड पे हुए, रिज़ाइन किया क्योंकि उनकी अपनी राय थी सीनियरिटी के इशू के ऊपर, और एक साइड पे पाकिस्तान बार कौंसिल का कलेक्टिव स्टांस होता है। तो जब आप नुमाइंदे पाकिस्तान बार कौंसिल के हैं तो जुडिशल कमीशन में आपको पूरे पाकिस्तान बार कौंसिल का जो स्टांस है उसको लेके चलना होता है, ना कि अपनी इनफरादी राय को लेके चलना होता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं शायद बैलेंस ना कर पाऊँ, मैं नुमाइंदगी ना कर पाऊँ, तो वो उन्होंने रिज़ाइन किया है। उन्होंने वजह भी यही बताया कि मेरा अपना इख्तलाफ है और मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो अब एहसन भून साहब जो है पाकिस्तान बार कौंसिल का पॉइंट लेके चलेंगे, और मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर का जो वो कह रहे थे ना बगले बजा रहे थे कि एक वोट कम हो गया और वो शायद वो ना बने, तो वो अब ना मुराद होंगे और जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो अगर यहाँ पे उनका नाम आता है तो वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। तो ये एक अहम है। नासिर साहब पिटीशन भी हमारे है वैसे, हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की पिटीशन भी अभी पेंडिंग है वैसे, वो तो पेंडिंग है, वो तो हाँ, फैसला उसके ऊपर भी अभी कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ। तो स्टे भी कल नहीं है, लेकिन- आज जो वो 9 मई वाला कोई केस था चीफ जस्टिस की अदालत में, उसमें क्या हुआ? उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के वाक़यात में जितने भी ज़मानतें मनसूख हुई हाई कोर्ट से ज़मानतें हुई उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे कैंसलेशन की अपीलें थी पंजाब प्रोसिक्यूशन की, तो उसके ऊपर आज हेयरिंग हुई और उसमें ये बताया गया कि एक जज साहब जो है उनका तबादला हो चुका है, तो जुर्माने भी हुए हैं 2-2 लाख रुपए के। तो इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा कि जो आप जुर्माने वाली बात कर रहे हैं, जो एतराज़ किया जा रहा है, तो इस पर तो हम प्रॉपर सुनेंगे फ्रीकेन को और फिर उसके बाद उसको आगे इस केस को लेके जाएंगे। तो उस केस में समाअत मुलतवी हुई है। इसी नोयत के केसेस कल भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ही बेंच में समाअत के लिए कल तो बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं ना, इमरान खान साहब की आईनी बेंच के अंदर दरखास्तें भी हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो शायद जहाँ जेब से वो कर गई, जो वो पंजाब हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ था कि जो 9 मई को पिंडी में फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे अटैक हुए हैं उस हवाले से JIT तश्कील दी गई थी, तो हमें कुछ वक्त की मोहलत दी जाए, हम JIT की रिपोर्ट में से ही आर्गूमेंट्स देंगे, तो जिसकी वजह से फिर ये केस जो है वो मुलतवी किया गया है। असल चीज़ यही है कि वो JIT की रिपोर्ट को बुनियाद बना के इनकी कैंसलेशन की जो है वो मुद्दा इख्तियार करेंगे। चले मेरे ख्याल में और तो कुछ बाकी नहीं रहा। आज की तो बड़ी नासिर साहब आपकी गुफ्तगू सुन के लगा कि आपको आज कोई नॉम ये सिविलियन वाले केस के अंदर कोर्ट मार्शल वाले केस में एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं आपको लगी, कोई वो नहीं लगा, लेकिन उसके अंदर आज कोई लीगल बातें होती रही हैं, इसलिए आपको एक्साइटमेंट नहीं लगी है व्यूअर्स को तो क्योंकि ट्रायल और ट्रायल कहाँ चलना है, कौन से कानून के तहत किस तरह से चलना है, वायरीज जो है उसके ऊपर भी गरम चीज़ें नहीं आई हैं, ना रिमार्क्स आए हैं। तो और जबकि एक वाया मीडिया जो है वो निकल के सामने आया है, फैसल सिद्दीकी साहब हमेशा से कभी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन और कभी जो है वो उसके साथ रास्ता निकाल देते हैं। चलें देखते हैं कि जी आईनी बेंच जो है वो रास्ता निकलता है नहीं निकलता है, इंट्रा कोर्ट अपीलों का क्या फ़ैसला होगा, और ये अगले हफ्ते तक नासिर आपको लगता है ये ख़त्म हो जाएगा? देखें अभी आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी आर्गूमेंट करने और फैसल सिद्दीकी साहब कल भी बोलेंगे, और आज उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पे इतनी लंबी बहस की है, अभी 4 पॉइंट हैं। हाँ और अभी इसका भी बाकी रहता है हिस्सा।
पहला अच्छा। पॉइंट कंप्लीट नहीं वो भी नहीं हुआ, वो भी कल 2 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शो करने हैं, उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जी। कल का दिन भी बड़ा अहम होगा क्योंकि वो जो आइनी बेंच के सामने भी 190 मिलियन पाउंड के सज़ा याफ्ता इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उनके दरख्वास्तें वहाँ पर लगी हुई हैं और 9 मई के वाले से ही बहुत सारी बेल कैंसिलेशंस के मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में हैं। तो कल नासिर साहब काफ़ी मसरूफ़ होंगे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।